अगर आप ESC 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आपका टाइम, एनर्जी एंड लाइफ तीनों सेव कर देगा। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट ESC एग्जाम इज फॉर पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, लेकिन एक्चुअल में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन वो लोग निकालते हैं जो ऑर्डिनरी हैं लेकिन उनकी प्रिपरेशन एंड कंसिस्टेंसी extraordinary. In today's video, I'm going to give you a clear roadmap for ESC preparation. No motivation crap, no false hopes, only clear golden roadmap. And मैंने ये roadmap बनाया है 3 तरह के लोगों के लिए। पहला, जो कॉलेज में है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेकंड, फुल टाइम एस्पिरेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी कॉलेज में थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है एंड अभी ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं या ड्रॉप लेके प्रिपरेशन की सोच रहे हैं। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल आर दोज जो रिपीटर्स हैं, 2 या 3 बार ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं, एक फुल टाइम प्रिपरेशन कर चुके हैं, अभी भी कंफ्यूजन में whether they should continue preparation or not. And who am I to say this? I am Manas De, an IAS officer currently working in CPWD, and इस चैनल में हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के करियर अपग्रेड्स के बारे में। चलो सबसे पहले ये बात करते हैं कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी आपको करनी भी चाहिए या नहीं। ये एक हार्श ट्रूथ है कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन सभी लोगों के लिए नहीं है, और जितनी ही जल्दी हम इस चीज को समझ लें हमारे करियर के लिए ये उतना ही अच्छा है। दिस एग्जाम इज वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच हैज एक्सट्रीमली लो सक्सेस रेट। यहाँ पे 3 से 4 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं एंड आउट ऑफ दोज 3 to 4 lakh कैंडिडेट्स ओनली 200 to 300 selections are made every year. So your chance of getting into it is 1 in 10,000. So ESC किसके लिए है? अगर आप एक कोर सेक्टर इंजीनियर हो जिसको अपने लाइफ में अर्ली ग्रोथ चाहिए, अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अर्ली अथॉरिटी, then UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन is for you. हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो करियर के शुरुआत में बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं ताकि हमारे करियर को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सके। वहीं दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो चीजों को लाइटली लेना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, जब पैसे आए तो फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। Nothing wrong with that, but if you belong to this second category, UPSC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन इज नॉट फॉर यू। सेकंड, आप हाई कंपटीशन से डरते नहीं हो। जैसे कि मैंने बताया कि UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एक बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। 3 से 4 लाख कैंडिडेट्स में बस 200 से 300 सिलेक्शंस होते हैं। सो 1 in 10,000 का रेशियो होता है सिलेक्शन के लिए। एंड इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप कई बार मोटिवेशन डाउन हो जाता है आपका, आप सकम कर जाते हो प्रेशर में। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हो जिसको हाई प्रेशर पसंद नहीं है, देन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन इज नॉट फॉर यू। हालांकि कंपटीशन से आपको डरना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल यू कंपीटेड 1 billion ऑफ योर लाइव्स टू कम टू दिस अर्थ। तीसरा, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। अगर आप एक फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से आते हो तो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन मे नॉट बी द स्मार्टेस्ट चॉइस फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन है जहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से कवर करना पड़ता है। फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ एफर्ट द रिजल्ट यू आर गेटिंग एज एन IAS ऑफिसर इज नॉट दैट रिवार्डिंग अगर आप फाइनेंशियली ओके हो। हाउएवर, अगर आप फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं हो, आपको फैमिली लायबिलिटीज हैं एंड आपको लगता है कि आप ही एक सोल ब्रेड अर्नर बनने वाले हो अपने पूरे फैमिली के लिए आगे आने वाले टाइम पे, देन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन विल बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू, बिकॉज ये आपको एक सेफ जोन देता है, एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड इसके साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी चीजें सीखने का, अच्छे जगह पे काम करने का। एंड फोर्थ रीजन ESC चूज करने का ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि इंडिया के बिग टिकट प्रोजेक्ट्स में आप काम करो, फिर वो चाहे इंडियन रेलवेज के हाई स्पीड रेलवेज हो, चाहे वो एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्शन हो। हर तरह के बिग टिकट प्रोजेक्ट्स यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज से निकाले हुए ऑफिसर ही एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज एट वेरी यंग एज। सो अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो या गेट रिच क्विक स्कीम ढूंढ रहे हो या फिर स्टेटस के लिए ESC निकालना चाहते हो, स्टॉप हियर। ESC is not for you. Alright, now we start the roadmaps for 3 different category of people. अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हो तो you can skip to the timestamp in which your category fits in. अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आप अभी कॉलेज में हो, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, कहीं पे भी हो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको मिलता है वो है स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। देखो, आप सबका एक फिक्स्ड रूटीन है, अच्छा हो बुरा हो डजंट मैटर, बट ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग अ रूटीन। फिर वो चाहे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने का रूटीन हो, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का रूटीन हो या फिर मूवी देखने का रूटीन हो, आप उस रूटीन में जब अपने प्रिपरेशन को ब्लेंड इन करने की कोशिश करते हो, वो भी 10-10 घंटे, तो यू लैग इन योर रूटीन एंड व्हेन देयर इज अ लैग
in your brain the pressure builds up and eventually you give up. So आपको करना क्या है, आपको प्रिपरेशन को इवेंचुअली ब्लेंड इन करना है, धीरे धीरे लाना है अपने शेड्यूल में, एंड उसके लिए आप बहुत ही कम टाइम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो. से 2 to 4 hours a day will be good enough फॉर प्रिपरेशन स्टार्टिंग पॉइंट. एंड ये प्रिपरेशन आवर्स वो आवर्स होना चाहिए जहां पे आप लिस्ट डिस्टर्ब हो, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो चाहे वो लेट नाइट हो. जब भी आपको लिस्ट डिस्टर्बेंस मिलता है आप उसी टाइम पे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करो. नाउ प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर लिया, बट कुछ दिन मोटिवेशन नहीं है, कुछ दिन एनर्जी नहीं है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं मौसी के शादी में जाना है, ये सारी की सारी चीजों को आपको कट आउट करना पड़ेगा जब आप प्रिपरेशन करते हो. I know a lot of people who have started preparation, done the preparation for 1 or 2 months, and then उनको ब्रेक मिल जाता है 10 से 15 दिन का, एंड जब वो वापस आते हैं ब्रेक से, they have to start afresh. And this is a big killer for those who are just starting out. मैं हमेशा कहता हूं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन एक तपस्या है, एंड इस तपस्या में जब आप घुसते हो तो यू हैव टू एंश्योर कि आप इस पे लॉन्ग टर्म के लिए रहो, फिर वो चाहे कम टाइम के लिए क्यों ना हो. द कंसिस्टेंसी इज द की. अगर आप प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट नहीं हो, देन यू विल बी स्ट्रक इन अ विशियस साइकिल ऑफ रिपीटेड प्रिपरेशन एंड अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन, एंड दिस विल लीड टू लॉस ऑफ योर फ्रूटफुल करियर ईयर्स. ओके, पॉइंट नंबर 3 टू नोट इज दैट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट व्हिच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टू यू. कोचिंग वाले सबसे पहले किस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं? The toughest one. For civil engineers, it is strength of materials or fluid mechanics. कुछ इसी तरह के सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप स्टार्ट कर लेते हो प्रिपरेशन को, 2 दिन 3 दिन के बाद आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आपका चल क्या रहा है प्रिपरेशन में, and eventually you give up. You see, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो your brain is not wired to have focused hours of study. It is not wired to understand things that are difficult, that are very very challenging to you. एंड स्पेशली उस टाइम पे अगर आप ब्रेन को ऐसा कुछ देते हो जो कि बहुत टफ है, जो कि अनइंटरेस्टिंग है आपके लिए, देन योर ब्रेन विल सिंपली गिव अप. सो द हैक इज टू बिल्ड द हैबिट. इनिशियली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आप स्टार्ट करो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता है. यू हैव टू स्टार्ट विद सब्जेक्ट व्हिच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टू यू, एंड दैट्स हाउ your brain will like the subject and eventually you will get into the preparation phase. Remember, interest equal to long term continuity. Point number 4 is take structured help. Now सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कॉलेज में प्रिपरेशन एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होता है वो ये है कि whether you should take coaching or not. देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रिपरेशन वाले कराते क्या हैं एक्चुअल में. Number 1, they bring structured and focused content. Number 2, they streamline your preparation study by ensuring you finish the subjects in a fixed timeline. And number 3, वो enable करते हैं आपको एक good revision के लिए by help of previous year's questions, by help of analysis of them, and by help of mock tests. So, अगर आपको ये 3 चीजें कहीं से मिल जाती हैं, you are good to go with self preparation also. And it is completely possible to crack this examination with self preparation. I did it. That being said, if you can afford coaching, अगर आपके नियर बाय विसिनिटी में कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है, या फिर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कोचिंग स्टफ ले सको, या आपका जो सेल्फ स्टडी टाइम है वो सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोचिंग, डेफिनेटली टेक इट बिकॉज इट विल बी अ वेरी वेरी गुड हेल्प, और आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन कराता है. हाउएवर, अगर आप ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ फाइनेंस और टाइमलाइन, देन what I suggest is you should take any postal study course, and that postal study course can be anything, like कोई भी अच्छे रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो स्टडी कोर्स आता है, पोस्टल स्टडी कोर्स, वो ले सकते हो. कोई ऑनलाइन लेक्चर्स जो मिलते हैं वो ले सकते हो, या नहीं तो जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनका हैंड रिटन नोट्स का फोटोकॉपीज आपको कहीं से मिल जाता है. ये सारे के सारी चीजें में से कुछ भी आपको मिल जाए उसका आप हेल्प ले लो. This will be giving you a good content. The content part is taken care of. Second, आपको खुद को डिसिप्लिन बनाना है. No matter what happens, the timelines, whatever you fix, has to be followed. And this is where most of the people lag. And the third part, the revision and the mock test analysis. उसके लिए आपको किसी भी reputed institute का mock test ले लेना है, and continuously आपको mock test देना है at regular intervals, and उसका analysis भी करते रहना है. Remember, self study जरूरी है, but direction के बिना self study बहुत ही dangerous होता है, and आप astray हो सकते हो अपने path से. Point number 5 is a revision strategy. देखो, रिवीजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड वी कैन नॉट कवर दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. वील नीड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस. टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन रिवीजन. बट मोटा मोटा आप ये समझ के रखो कि एवरी डे यू हैव टू गिव एटलीस्ट 15-20 मिनट्स फॉर रिवीजन,
वीकेंड में लाइक संडेज को आप पूरे के पूरे वीक का जो कंटेंट है उसको रिवाइज करो एंड मंथली एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट दो ताकि आपका रिवीजन अच्छे से एक्सरसाइज हो जाए। द लास्ट पॉइंट टू नोट इज दैट जो भी आपका टारगेट एग्जामिनेशन है, आप कोशिश करो कि जो भी आपका सब्जेक्ट्स कंप्लीशन है वो 4 to 5 months बिफोर योर टारगेट एग्जामिनेशन आप कवर कर लेते हो। अब बात करते हैं प्रिपरेशन रोड मैप फॉर दोज हु आर रिपीटर्स। आप ऑलरेडी कॉलेज में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर चुके हो बट यू हैव नॉट गिवन इट 100% एंड नाउ यू वांट टू गिव 100% बाय टेकिंग 1 year ड्रॉप, या ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप ले चुके थे जहां पे आपने 100% नहीं दिया था एंड नाउ यू आर ट्राइंग फॉर 1 more year जहां पे आप अपना 100% देना चाहते हो। नाउ आप अगर इस कैटेगरी में हो तो यू हैव अ गोल्डन एज ऑफ हैविंग कंप्लीटेड ऑलरेडी अ बिग चंक ऑफ योर सिलेबस। आपके लिए सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो है कंप्लीशन ऑफ लेफ्ट ओवर थिंग्स। आपने ऑलरेडी 50% 60% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो सबसे बड़ा हेक्टिक पॉइंट है वो है कंप्लीशन ऑफ योर लेफ्ट ओवर टॉपिक्स। चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, कितना भी अनइंटरेस्टिंग हो, try to complete it at the earliest. When I was preparing, I had prepared in 4th year of my college and then मैंने जॉब के साथ पहले साल पढ़ाई करी, बट इसके बाद भी मैंने 3 से 4 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो अभी तक टच ही नहीं किया था एंड दूसरे अटेम्प्ट में ये मेरे लिए बहुत ही महंगा पड़ गया बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, हार्बर इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। I lost out good number of marks in my conventional examination as well as in interviews. And that's why मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए, रिवीजन होता रहेगा लेकिन सबसे पहले फोकस होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जो भी सब्जेक्ट्स आपके अनकम्प्लीटेड हैं उनको आप पहले खत्म करो। स्टेप 2 विल बी रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। अलॉन्ग साइड प्रिपरेशन, चूंकि आप फुल टाइम दे रहे हो, आपके पास पूरा का पूरा टाइम है, पूरा दिन है आपके पास, तो अलॉन्ग साइड प्रिपरेशन ऑफ मेन थिंग आपको रिवीजन में भी इक्वली इंपॉर्टेंट टाइम देना है। नाउ रिवीजन के लिए कितना टाइम देना है एंड मेन सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम देना है? 60% ऑफ द टाइम शुड गो इन प्रिपरेशन ऑफ अनकम्प्लीटेड थिंग्स एंड 40% शुड गो इन रिवाइजिंग द ऑलरेडी कंप्लीटेड थिंग्स। हमेशा याद रखो कि रिवीजन अगर आपने नहीं किया तो प्रिपरेशन इज ओनली हाफ डन। पॉइंट नंबर 3 टू नोट विल बी प्रैक्टिस एग्रेसिवली। And by aggressive, I mean really aggressive. Most of the people ये सोचते हैं कि प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, सब्जेक्ट की पूरे के पूरे कंटेंट की पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ एंड उसके बाद we will jump onto these questions. This is a very wrong and inefficient approach of preparation. The ideal approach should be that जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप जितना ज्यादा हो सके उतना अटेम्प्ट करो। एरर्स आएंगे बट उन एरर्स से भागना नहीं है, उन एरर्स को सॉल्व करना है, उन एरर्स को एनालाइज करना है ताकि यू बिकम बेटर एट प्रिपरेशन एवरी सिंगल डे। जो चीजें आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, रिवीजन में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं एंड मॉक टेस्ट के एनालिसिस सेम डे करना है ताकि जितने भी एरर्स हो रहे हैं आपके पास, वो सारे के सारे एरर्स को आप फिल्टर आउट कर सको एंड देन अपीयर इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट विद अ बेटर स्ट्रेटजी। टॉकिंग ऑन मॉक टेस्ट कम्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट and that is mock test. Remember, mocks are not only for marks but it is for mistakes and taking lessons from that mistakes. जो भी हम मॉक टेस्ट देते हैं, हम एक मॉक टेस्ट दे देते हैं, 2 मॉक टेस्ट दे देते हैं एंड उसके बाद हमारे जब मार्क्स कम आने लगता है हम बहुत ही लो मोटिवेशन फील करते हैं एंड हम फिर से अपने वापस सब्जेक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करते हो एंड फिर से आप मॉक टेस्ट देते हो एंड आंसर इज सेम, हार्डली 5-10% का ग्रोथ होता है। इंस्टेड ऑफ दिस आपको फॉलो करना है कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हो तो उसको आप एनालाइज करो, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके बहुत पुअर परफॉर्म हुए, बस उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करो एंड अगेन रीअपीयर इन सेपरेट मॉक टेस्ट। इस तरह से आप धीरे धीरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट है उसको कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हो एंड क्वेश्चन मेकिंग ट्रिक्स आपको आ जाता है। आप कैसे रियल टाइम क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो वो ट्रिक्स आपके पास आ जाते हैं। नाउ टारगेट डेडलाइन। अगर आप रिपीटर हो जिसका 50 to 60% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो माय एडवाइस विल बी टू कंप्लीट द लेफ्ट आउट सब्जेक्ट्स इन नेक्स्ट 4 to 5 months एंड उसके बाद आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम रहना चाहिए जहां पे आप पूरे के पूरे रिवीजन एंड पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को अच्छे से लगा पाओ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इन रिपीटर्स को बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी में फिक्स नहीं होना है। आपको ईएससी प्रिपरेशन के साथ साथ अदर एग्जाम्स में भी अपीयर होते रहने हैं एंड अगर आपका बीच में कोई जॉब लग जाता है, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट ज्वाइन द जॉब, बिकॉज जॉब ज्वाइन करने के बाद भी आपके पास जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें इनफ टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने का एंड बाकी चीजें तो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर ही चुके हो आप, तो
all you will be needing is revision, and that revision can efficiently happen during that training period. So take a job if you are getting. I know one fellow who was very good at studies but very lazy. 4th year तक आते आते उसने प्रिपरेशन की सोची, बट पूरा 4th year उसने प्रिपरेशन भी करा, but by the end of 4th year he called me and he said कि sir, I know I can clear this examination, engineering services examination, but I need time and I'm not financially okay. You tell me what to do. So I simply told him to appear in as many exams as possible. He did that. He cleared one HUDCO examination, जो housing development का एग्जाम होता है, वो क्लियर किया उसने. The job was less challenging. He prepared alongside, and next year he was in the top 10. So job आपको क्या करता है? Job आपको एक additional confidence advantage देता है. सैलरी तो आती ही रहती है, तो आप पेरेंट्स के पैसों पे नहीं पलते हो, एंड आपको एक सेफ्टी एडवांटेज मिल जाता है कि कुछ नहीं तो ये तो है एटलीस्ट मेरे पास, एंड दैट्स हाउ यू गेन मोर कॉन्फिडेंस एंड यू परफॉर्म बेटर इन दैट एग्जामिनेशन. कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी वो एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देते टाइम वो पैनिक कर जाते हैं कि अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज एट स्टेक. दैट स्टेक होल्डिंग रिस्क इज रिड्यूस्ड इफ यू गेट अ जॉब. सो रिपीटर्स, take a job if you are getting one. Alright, अब आते हैं road map for those who have already given 1 to 2 years of full time preparation and अभी भी उनको लग रहा है कि एक और अटेम्प्ट देना चाहिए. भाई देखो, आप लोगों के लिए एक ही एडवाइस है मेरा. अगर आप लोगों ने अभी तक 2 साल 3 साल देने के बाद भी अगर आप लोग को लगता है कि आपने 100% नहीं दिया है, मे बी बिकॉज ऑफ द जॉब और बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स जो कि आपके रीच के बियॉन्ड है, एंड आपको लगता है कि आप 100% अभी भी एक बार दे सकते हो, गिव इट. बट अगर आपने ऑलरेडी 100% दे दिया है एंड आपका अभी भी एग्जाम नहीं निकला है, इट इज वाइज डिसीजन टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस प्रिपरेशन, बिकॉज ये बहुत ही एडिक्टिव एग्जामिनेशन है. आप ईगो पे जैसे ही ले लेते हो ना, तो आप इससे एडिक्टेड हो जाते हो कि यार इस बार 10 मार्क्स से रह गया, अगली बार मैं निकाल लूंगा. फिर नेक्स्ट टाइम आपका आएगा कि इस बार 5 मार्क्स से रह गया, मैं अगली बार निकाल लूंगा. बट you must understand that in this process you are losing your efficient and essential career years. 20 to 30 ऐसे टाइम होता है जहां पे आप सबसे ज्यादा फ्री रहते हो एंड जहां पे आपकी लीस्ट लाइबिलिटीज होती हैं. आप अपने करियर को अच्छे से शेप कर सकते हो, आप अपने करियर को एक पुश दे सकते हो, एंड डोंट लूज आउट ऑन दीज efficient career years only on preparation. Preparation is not end of the story. ये एक एग्जामिनेशन है, इसके बियॉन्ड भी दुनिया है, आपको उसमें भी ध्यान देना है. अब आप बोलोगे कि जॉब तो कर लें, बट जॉब ही नहीं है. भाई आपने खुद को अपस्किल नहीं किया, आप अभी तक सीजीपीए को इंक्रीज करने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल स्टडीज करते रह गए. आपको साइट पे जो रेलिवेंट चीजें हैं उसका ज्ञान ही नहीं है, एंड उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कोई 1 लाख रुपए की सैलरी दे. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? टू डू दैट, व्हाट यू हैव टू डू इज लर्न सम गुड कोर्सेस. आप अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर सीखो, अपने आप को अपस्किल करो, साइट से रिलेटेड रेलिवेंट चीजों को सीखते रहो, एंड 1 से 2 साल के अंदर अंदर आप देख लेना आपकी सैलरीज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएंगी. कॉन्टैक्ट्स बनाओ, वेंडर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाओ, जो साइट पे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाओ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाओ, एंड you will get a push. मैंने ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है who are working at site for 4 to 5 years, and once they got enough contacts, once they got enough reach with the vendors, with the clients, they have started their own side hustle, because civil engineering is something जहाँ पे starting up is the easiest, because हर किसी को infrastructure चाहिए होता है. Everybody needs infrastructure, and that's where the opportunity opens for the civil engineers. So my message to all those who have already prepared for so long and still are thinking of preparation, don't prepare. Think of outside the box. आप पिंजरे से बाहर निकलो, एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रहे हैं. अगर आप एक सिविल इंजीनियर जो कि प्रिपरेशन कर रहा है, बट एट द सेम टाइम दे आर लूजिंग आउट ऑन साइट बेसिक्स, दे आर लूजिंग आउट ऑन कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज, यू कैन चेक आउट द वीडियोज इन माय चैनल. आई हैव प्लेंटी ऑफ वीडियोज एंड आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग प्लेंटी ऑफ अदर वीडियोज जहां पे मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों को डिस्क्राइब करूंगा. यू कैन गेट अ हैंड्स ऑन ऑफ दैट इन योर ट्रेनिंग पीरियड, इन योर इंटर्नशिप्स, and you can learn civil engineering. It's very easy to learn civil engineering. So that's it for the roadmap of ESE 2027. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को शेयर करो अपने सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के साथ जो इस तरह के वीडियोस के रिक्वायरमेंट में ढूंढ रहे हैं इधर उधर. एंड आई होप
दैट आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियरिंग करियर मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।